50% का टैरिफ माथे पे चिपका दिया बिना डिस्कशन के। इस लायक नहीं समझा कि डिस्कशन तो कर लें। सीज़ फायर के लिए 4 दर्जन बार बोल चुका वो। मोदी जी के मुंह से ट्रंप का ट न निकला। कहीं ना कहीं बहुत मोटी नस कोई ट्रंप के हाथ में दबी हुई है। हिंदू राष्ट्र से वो नॉन हिंदू राष्ट्र मोदी जी के समय में ही हुआ। मोदी जी क्या कर रहे थे? नेपाल का हालत ये हो गई थी कि वहाँ का संविधान भी चाइना में प्रिंट होकर आया और चाइनीज़ डोमिनेंस वहाँ हो गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ बिजनेसमैन आ गए और जिस तरह से चाइना ने वहाँ के मीडिया के ऊपर कब्जा किया, पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया। सरकार भी चाइना की और पूरी तरह से चाइना के प्रभाव में और मीडिया भी चाइना के प्रभाव में। मुख्य मुद्दा ये था कि वहाँ के मुख्यमंत्री के पास शायद करप्शन के बहुत बड़े केसेस थे, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार उनको हटा नहीं पाई। और देश के प्रधानमंत्री को जब वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए, फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। साथियों नमस्कार। 2 साल बीत चुके हैं देश के एक राज्य को जलते हुए और तब जाके नरेंद्र मोदी को याद आया है कि उस राज्य का दौरा भी किया जा सकता है और वहाँ के लोगों के हाल भी जाने जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पड़ोस का राज्य फिलहाल एक आंदोलन के तले जल रहा है और उसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन जो राज्य एक जल रहा था मणिपुर, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। आलोक जी, नरेंद्र मोदी को याद तो आ गया कि मणिपुर जाया जा सकता है और जैसे ही नेपाल की घटना होनी जैसे अनफोल्ड होनी शुरू हुई तो उसकी चर्चा हुई, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं हुई। 2 पहलू हैं, इसमें आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, मणिपुर का मूल मुद्दा क्या था? बोलता हिंदुस्तान के दर्शक समझें कि एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था कि उनको ट्राइबल में इंक्लूड कर लिया जाए। वहाँ पर दूसरा वर्ग उसका अपोज करता था। वहाँ के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उसको इंक्लूड करने का मैसेज दिया। 62 दिन तक वो सरकार, निकम्मी सरकार मणिपुर की सोती रही। जब दूसरा जो अपोजिशन ग्रुप था उसने पूरी तरह से एक इम्फाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसका भी इंटेलिजेंस फेलियर था। वो रैली होके तमाम लोग राजधानी की तरफ आ गए और उस दिन से लेकर लगभग 2 साल हो गए। आज तक मणिपुर शांत नहीं हुआ। चाहे वो मैतेई हों, चाहे कुकी हों, उनके बीच में बिल्कुल जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता हो गई, ये अगले 10-20 साल लगेंगे धीरे धीरे उसको किस तरह से समेटा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा ये कहा कि जिस तरह से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था कि इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उसके बावजूद वो व्यक्ति बना रहा, उसके बावजूद संसद में चर्चा नहीं होगी, फलां कानून के तहत नहीं होगी, फलां धारा के तहत नहीं होगी। मतलब संसद में भी अब चर्चा नहीं होने दी आपने। मैतेई और कुकी का मामला आज तक शांत नहीं हुआ, उनके बीच में किसी तरह का सीज़ फायर नहीं हुआ। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है, देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री केंद्र में बैठा है जिसने एक बार भी शांति की अपील तक नहीं की। कई लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस का हाथ है, राम माधव और तमाम लोग जो इंचार्जेस रहे वहाँ पर वो चीज़ को नहीं भांप पाए और उन्हीं का रोल रहा। मैं आज आरोप में नहीं जाना चाहता। मणिपुर देश का एक हिस्सा है और देश के प्रधानमंत्री को जब वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए, फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके नेताओं के घर जला दिए गए। उनके सांसद और एमएलएज ने कहा कि यहाँ स्थिति बहुत भयावह है, तब भी ये सरकार नहीं जागी। मोदी जी आप जा रहे हैं, लेकिन अब आपका जाना निरर्थक है। लेकिन कम से कम जा तो रहे हैं, आखिरकार वो समझ रहे हैं कि हम मेरे जाने से शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। देखिए, बेहतरी का जो समय था उस समय पर जाना चाहिए था। और वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मणिपुर के लोगों के ऊपर कि भाई जा रहे हैं वो बीजेपी के लोग और मोदी जी जा रहे हैं। अरे भाई, क्या भगवान जा रहे हैं क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री, आपको तो बहुत पहले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए आप? सवाल तो ये अपील भी कर रहे थे कई सालों से, हम तो कह रहे 2 साल से कर हैं, रहे हमने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया कि देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में ऐसा डर क्या लगता है? आज आप जा रहे हैं,
आपका जाना बिल्कुल निरर्थक है, मणिपुर के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी ने कई बार ये आरोप लगाया है कि मणिपुर को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के कई नेता बोलते रहे कि हमने असम राइफल्स को वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है, असम राइफल वहाँ पे मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रही है, यानी कि बैकएंड पे कुछ कार्रवाइयाँ हो रही थी जो कि आप देखिए, उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि फिर क्या पुलिस स्टेट है क्या ये देश? लोकतंत्र से चलता है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ वायलेंस है आप वहाँ पे भी तो पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पावर इस्तेमाल करके फिर भी क्या रुक गया क्या? हम्म वायलेंस, पहला सवाल तो क्यों हुआ वायलेंस? आप ही की गलती, डबल इंजन की सरकार थी। हम्म डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? करप्शन में लिप्त थी ना पूरी तरह से। मुख्य मुद्दा ये था कि वहाँ के मुख्यमंत्री के पास शायद करप्शन के बहुत बड़े केसेस थे, हम्म जिसकी वजह से केंद्र की सरकार उनको हटा नहीं पाई। आज तक जांच नहीं हुई। हमने और वहाँ के तमाम नेताओं ने करप्शन के आरोप लगाए। तो क्या केंद्र सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री से डरती थी कि 1.5 साल तक एक ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बनाकर रखा? फिर अच्छा, ये तो भारत के एक हिस्से के कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई। पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश नेपाल में भी लगभग ऐसी स्थिति है कि वहाँ की जनता भी सड़कों पर है, वहाँ की सरकार को ओवरटर्न कर दिया गया है। भारत में उसकी बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इंटरेस्टिंगली एक वीडियो भी रिलीज़ किया जहाँ पे लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक नेपाल एक संप्रभु देश है हाँ। और कुछ लोग वहाँ के मोदी जी को पसंद भी करते होंगे, हुँ, कुछ लोग विरोध में भी होंगे। हुँ, मैं 2017 में जब नोटबंदी के बाद गया था, हुँ, तो पूरा नेपाल मोदी जी के खिलाफ खड़ा था। मधेशी आंदोलन को जिस तरह से जिस अपरिपक्वता के साथ हमारी सरकार ने हैंडल किया था हुँ, कि आपने 62 दिन तक बॉर्डर सीज रखे, उसके बाद विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, आपने बॉर्डर्स खोल दिए। जी। तब तक 62 दिन में चाइना वहाँ घुस गया। नेपाल का हालत ये हो गई थी कि वहाँ का संविधान भी चाइना में प्रिंट होकर आया हुँ, और चाइनीज़ डोमिनेंस वहाँ हो गया। हुँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ बिजनेसमैन आ गए हुँ, और जिस तरह से चाइना ने वहाँ के मीडिया के ऊपर कब्जा किया, पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया, सरकार भी चाइना की और पूरी तरह से चाइना के प्रभाव में और मीडिया भी चाइना के प्रभाव में। हुँ, आज यही हालत हुई कि आज सबसे पहले मीडिया हाउसेस को जलाया गया वहाँ पर। जिस तरह से सरकार, भ्रष्ट सरकार चल रही थी वहाँ पर और जिस तरह से वहाँ पर आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आपने सोशल मीडिया पर जब चीज़ें उजागर हुई, हुँ, तो आपने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। हुँ, मैं फिर कहूँगा ये उनका नेपाल का आंतरिक मामला है अपना। वो राजशाही वापस लाना चाहते हैं, नहीं हुँ, लाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, 3-4 सवाल हुँ, हैं मेरे। सबसे जी, पहला सवाल तो ये है कि जो बीजेपी और दैनिक जागरण ऊटपटांग खबरें चला रहे हैं, हुँ, भाई हिंदू राष्ट्र था वो। उन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ अपने को वहाँ पर लेके चले हुँ, और एक धर्मनिरपेक्षता की तरफ चले वो। हुँ, हिंदू राष्ट्र से वो नॉन हिंदू राष्ट्र मोदी जी के समय में ही हुआ। मोदी जी क्या कर रहे थे? जिस तरह के हालात वहाँ पर बिगड़े, कई-कई प्रधानमंत्री आए, हुँ, जिस तरह से वहाँ पर आज पिछले 3 दिन से आगजनी हो रही है, नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। जी, हमारे मधेशी जिनको कहा जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग वहाँ पर सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। हुँ, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। दूसरी तरफ आज आप उनको भी संरक्षित नहीं रख पाए। जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो मधेशी जो एरिया था जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, उसमें कम सीटें दी उन्होंने, पहाड़ में ज़्यादा दी। हुँ, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तब भी मधेशी आंदोलन का मूल मुद्दा यही बना था। जी, तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये सरकार जो है जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये बहुत कमज़ोर सरकार है। विदेश नीति के मामले में पूरी तरह से फ़ेल सरकार है। अच्छा, आप गोदी मीडिया का ज़िक्र कर रहे थे कि वहाँ का मीडिया भी कमोबेश वैसा हो गया था कि सरकार के ही पक्ष की खबरें, सरकार का पक्ष लेना। भारत का मीडिया भी अब नेपाल की खबरों को इस तरह दिखा रहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर नेपाल की ही है, और मणिपुर जैसे विषय को हमारी ही मीडिया ने उसको इग्नोर किया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक नोएडा का मीडिया है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं सबकी नहीं कहूँगा, हुँ, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, उसकी इतनी मोटी खाल हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उनको एडवर्टीजमेंट दिखता है, पैसा दिखता है, मोदी को विश्वगुरु बनाना दिखता है, 56 इंच के सीना दिखता है। जबकि विदेश नीति हो, बांग्लादेश में हम फेल, म्यांमार में हम फेल, मालदीव्स में हम फेल। मतलब यही मीडिया कहता था बायकॉट मालदीव्स और लक्षद्वीप चले जाओ, फिर यही मीडिया कहता था मालदीव्स चले जाओ। मतलब मीडिया का अपना कोई स्टैंड नहीं रह गया है। जिस तरह से बीजेपी पलटी मारती है वैसे ही मीडिया पलटी मारने लगता है। ट्रंप के मामले में ट्रंप को मतलब उसको सनातनी घोषित कर दिया था इन्होंने पट्टों ने। पाकिस्तान हवन के कवरेज, कैमरा बिल्कुल हवन में घुसा दिया था, अग्नि में। बस अब तो बस मतलब ट्रंप जीतना चाहिए, फिर हिंदुस्तान का पता नहीं क्या हो जाएगा। 50% का टैरिफ माथे पे चिपका दिया बिना डिस्कशन के। इस लायक नहीं समझा कि डिस्कशन तो कर लें। सीज फायर के लिए 4 दर्जन बार बोल चुका वो। मोदी जी के मुंह से ट्रंप का ट न निकला। कहीं ना कहीं बहुत मोटी नस कोई ट्रंप के हाथ में दबी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बोगस सरकार है, बोगस मंत्री हैं, गुरु एक गुब्बारा हैं जिनकी हवा निकल चुकी है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं लूँगा। आप ही के सहयोगी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पार जिस तरह की स्थिति है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों की बातें नहीं मानी गई, रोज़गार, महंगाई, इन सब चीज़ों पे विचार नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जो यहाँ पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए, आप ये कैसे देख रहे हैं कि आप ही के सहयोगी दल एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, मैं देखिए बहुत ज़्यादा उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हुँ, उनकी बात पर टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है, वो दूसरे दल के नेता हैं, हुँ, सहयोगी हैं, मैं सहमति जता सकता हूँ। हुँ, हिंदुस्तान फिर भी चिंतन और मनन का देश है। मोदी जी और इनकी जो बोगस इनका मंत्रिमंडल है, वो हमारे चिंतन और मनन को नहीं हिला सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात पड़ोस के देशों में बने हैं, उससे एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि सरकार झूठे वायदे ना करे, बेरोजगारी पे कंट्रोल करे, महंगाई को कंट्रोल करे। हुँ। जिस तरह से बेरोजगारी अब 50% टैरिफ के बाद बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। जीएसटी का ढोल पीटने से सस्ता नहीं होगा कुछ भी, कोई चीज़ सस्ती नहीं होने जा रही है। थैंक यू सो मच। और इस तरह की स्थिति अगर पड़ोस के राज्य में है तो हमको सीख लेने की ज़रूरत है ही, जैसा कि आलोक जी ने कहा। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।